नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्ट 2। हम अपने पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पहली लोकपाल और दूसरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें इन बॉडीज को अच्छे से कवर करना है अगर हमें एग्जाम में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। पहला जो इंस्टीट्यूशन हम कवर करने वाले हैं इट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। दोस्तों, जो एक वेलफेयर स्टेट होता है वहां पर बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। तो ऐसे स्टेप्स लेने के टाइम पर गवर्नमेंट एक पूरी मशीनरी डेवलप करती है, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी कहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं, जिसका काम क्या होता है कि जिसमें कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कुछ पॉलिसीज बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि लोगों का भला हो सके। ऐसे एग्जीक्यूशन के टाइम पर कई बार सिटीजन को कुछ ग्रीवेंस आते हैं। उन ग्रीवेंसेस को, उन मुश्किलों को, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, या एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर हम जो भी कंप्लेंट आती हैं पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ उनको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, इन्होंने सबसे पहले 1808 के आसपास, जो स्वीडन था, उन्होंने एक पर्टिकुलर ओम्बड्समैन नाम की पोस्ट बनाई, जिसका काम क्या था कि सिटीजन के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, जो भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ या किसी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के रिगार्डिंग आ रहे होते थे। उसी सिस्टम को बाद में फॉलो किया बाकी सारी कंट्रीज ने, और इवन सोशलिस्ट कंट्री ने एक डिफरेंट नाम से इस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो किया, और उन्होंने जो सिस्टम फॉलो किया उसको हम कहते थे प्रोक्यूरेटर सिस्टम। यहाँ पर सोशलिस्ट कंट्रीज ने एक प्रॉपर पोस्ट बनाई, और उस पर्टिकुलर पोस्ट पे जो ऑफिसर होता था उसका काम क्या होता था कि जितने भी सिटीजन के ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉल्व करना। दोस्तों, इंडिया ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही इस पर्टिकुलर प्रोविजन के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल नहीं था, लेकिन फर्स्ट एआरसी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऐसा पहला कमीशन था जिसने रिकमेंड किया कि हमारे पास एक नेशनल लेवल पर लोकपाल का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और स्टेट लेवल पर एक लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 1968 में एक बिल इस रिगार्डिंग पहली बार लेकर आए वो पार्लियामेंट में, बट वो बिल पास नहीं हुआ, और उसके बाद लगभग अगले 40-45 सालों तक भी बिल पास नहीं हुआ, और फाइनली 2011 में अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद पार्लियामेंट ने एक बिल इनेक्ट किया जिसको हम कहते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, और इस बिल में प्रोवाइड किया गया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एट द यूनियन लेवल एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। और दोस्तों, इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम था टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शंस अगेंस्ट द सेंट्रल पब्लिक फंक्शनरीज। तो जितनी भी जो सेंट्रल या स्टेट की पब्लिक फंक्शनरीज हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जितनी भी करप्शन की एलिगेशन आती हैं उनको इंक्वायर करना। अब यहाँ पर हमारे लिए लोकपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में जो पढ़ना है वो ये कि क्या वो स्टेटरी बॉडी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो लोकपाल है ये एक स्टेटरी बॉडी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाई गई है, और वो एक्ट कौन सा है? वो एक्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। कंपोजिशन क्या है आपके लोकपाल की कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम इसमें 8 लोग होंगे, तो मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे विद चेयरपर्सन एट द हेड। तो टोटल 9 इज इक्वल टू 1 + 8, एक चेयरपर्सन 8 मेंबर, और इन 8 में से जो 50% ऑफ द मेंबर हैं, 4 मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड के मेंबर होने चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, जो ये 8 हैं इनमें से 50% ऑफ द मेंबर शैल बी फ्रॉम एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन कैटेगरी। अब दोस्तों, जो अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन की और मेंबर्स की वो 2 स्टेज प्रोसेस है। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्च कमेटी रिकमेंड करती है कुछ नेम्स को टू दी सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी आपकी हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एक मेंबर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया एक आदमी है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज इसमें मेंबर बन सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक एमिनेंट जूरिस्ट जो पहले 4 मेंबर के रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करेंगे, वो इस हाई पावर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनेगा। और हाई पावर सिलेक्शन कमेटी जो नाम रिकमेंड करेगी उन नामों को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे ऑन द पोस्ट ऑफ मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो सर्च कमेटी की हमने पहले स्टेज पर बात करी, उसमें जो 50% मेंबर होंगे दे शैल बी फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड वुमेन कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें बाकी सैलिएंट प्रोविजन की एक्ट के,
तो जुरिस्डिक्शन है लोकपाल की, वो काफ़ी क्लियरली डिफाइन करी गई है इस एक्ट में कि एनीवन हु इज और हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर और अ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट, उसके ऊपर लोकपाल की जुरिस्डिक्शन होगी। किसी भी एमपी के ऊपर लोकपाल की जुरिस्डिक्शन होगी। ऑल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी ऑफिसर है, उनके ऊपर लोकपाल की जुरिस्डिक्शन होगी। चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट और ऑटोनोमस बॉडी जो या तो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है या सेंटर के द्वारा सब्सटेंशियली फंडेड है, उसके ऊपर भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन होगी। और कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसके पास साल भर की जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो 10 लाख से ज़्यादा है, उसके ऊपर भी आपकी जुरिस्डिक्शन होगी लोकपाल की। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग जब भी लोकपाल किसी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन रखी गई है प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट एक काफ़ी डिग्निटी की पोस्ट है। तो ऐसा बोला गया है कि लगभग 5 मैटर में अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो लोकपाल उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करेगा। No inquiry can be constituted against Prime Minister in relation to international relations, external and internal security, public order, atomic energy and space। और दोस्तों, ऐसा बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी भी कंप्लेंट में जब इंक्वायरी करनी होगी तो सिर्फ फुल लोकपाल बेंच ही वो इंक्वायरी करेगा, और ऐसी इंक्वायरी को अप्रूव किया जाएगा बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर। ये सारी इंक्वायरी आपकी कैमरा में होगी, और अगर मान लो उस इंक्वायरी में उस एलिगेशन को डिसमिस किया जाता है तो उस केस में जो इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, फिर पावर क्या है आपकी लोकपाल की विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको लोकपाल के द्वारा कोई कंप्लेंट रेफर की जा सकती है फॉर इन्वेस्टिगेशन, और अगर वो कंप्लेंट है रिगार्डिंग ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस ऑफिसर, तो ऐसे केस में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो इंक्वायरी के बाद अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स भेजेगा लोकपाल को वापस, और उसके फर्दर एक्शन की, फर्दर डिसीजन की वेट करेगा। और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर के रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट है तो वहाँ पर सीवीसी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, बट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द लोकपाल। सीबीआई के रिगार्डिंग भी लोकपाल कुछ पावर एक्सरसाइज करता है। लोकपाल के पास पावर है सुपरिटेंडेंस की एंड डायरेक्शन की ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई। अब दोस्तों, जो सीबीआई का कोई पर्टिकुलर ऑफिसर किसी लोकपाल के द्वारा भेजे गए केस की अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा तो उस ऑफिसर की ट्रांसफर लोकपाल की परमिशन के बिना नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो लोकपाल को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए गए हैं। जो लोकपाल का चेयरपर्सन है उसकी जो सैलरी कंडीशन है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम रिमूवल की बात करें, द चेयरपर्सन और एनी मेंबर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। और इस केस में जो पिटीशन है, रिमूवल पिटीशन है, इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 MPs। दोस्तों, जो लोकपाल है एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, 7 साल के बाद किसी पर्टिकुलर केस में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी लोकपाल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की गई है जो करप्शन को इंडिया में काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन और है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये इंडिया का एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटीज़ आती हैं उनको मॉनिटर करता है और डिपार्टमेंटल विजिलेंस एक्टिविटीज़ को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको पहली बार 1964 में बनाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथरम कमेटी, जो कि आपकी कमेटी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इसमें ये बोला गया कि एक ऐसी बॉडी बनाइए जो कि आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जो रेजोल्यूशन के थ्रू बनेगी, और उस बॉडी का काम क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं उनसे डील करना। 2003 में पार्लियामेंट के एक एक्ट ने, सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 ने स्टेटरी स्टेटस दे दिया सीवीसी को। अब दोस्तों, सीवीसी की कंपोजिशन क्या है कि सीवीसी में आपका एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है जो कि चेयरपर्सन है, और 2 से ज़्यादा आपके विजिलेंस कमिश्नर नहीं होंगे, सिर्फ लेस देन 2 या 2 के आसपास आपके विजिलेंस कमिश्नर होंगे। तो यहाँ पर 3 = 1 + 2, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 आपके विजिलेंस कमिश्नर। अपॉइंटमेंट कैसे होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीवीसी मेंबर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। ये 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा एंड यूनियन होम मिनिस्टर। जो मेंबर या चेयरपर्सन है वो 4 साल के लिए अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। एक बार अपनी पोस्ट छोड़ने के बाद वो किसी और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होते। जितनी भी सैलरी अलाउंस या अदर कंडीशन है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। और जो मेंबर हैं, जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी कंडीशंस इक्वल होती हैं टू द मेंबर ऑफ द यूपीएससी। जो सीवीसी है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
दोस्तों जो फंक्शन है सीवीसी के वो मल्टीपल डायमेंशंस के हैं। इन्वेस्टिगेटिंग फंक्शन ही परफॉर्म करता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रेफरेंस इनको देता है या फिर कोई भी केस है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वहाँ पर ये इंक्वायरी करता है। सिमिलरली जो आपका विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट लेता है और उन कंप्लेंट्स पे एक्ट करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी कंप्लेंट आती हैं वो रिसीव करता है सीवीसी और उन पे एक्ट करता है। सिमिलरली इसके पास पावर है कि जब भी आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के रिगार्डिंग किसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी तो उसके ऊपर ओवरऑल सुपरिटेंडेंस किसकी होगी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। ठीक है, इसके साथ साथ ये डिपार्टमेंट्स को एंड गवर्नमेंट को बहुत सारे एडवाइजरी फंक्शंस, बहुत सारी एडवाइस देता है रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग द विजिलेंस एक्टिविटी। दोस्तों जो जुरिस्डिक्शन है सीवीसी की बहुत ही वाइड एंड वेरिड है। ये मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पे आपकी एक्सटेंड करती है। पब्लिक सेक्टर बैंक की, आरबीआई, नबार्ड, सिडबी, पीएसयूज, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी की किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की पोजीशन को ये ओवरऑल कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर जो सीवीसी का स्ट्रक्चर है उसमें 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आपको फर्दर देखने को मिलती हैं। सीवीसी में एक सेक्रेटरीट है जिसमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिस स्टाफ बैठता है। एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग है जिसका काम क्या है कि टेक्निकल ऑडिट को परफॉर्म करना या टेक्निकल केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। फिर एक कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है जो कि ऑरल इंक्वायरीज कंडक्ट करता है। तो ये था सीवीसी के बारे में कुछ जानकारी। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टेटरी बॉडी है, आपने पढ़ा। और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one among the following is the designated agency to receive and act on the complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution (PIDP), जिसको हम पॉपुलरली विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के टॉपिक पर हमने पढ़ा था कि उसको डेजिग्नेटेड एजेंसी बनाया गया है टू रिसीव एंड एक्ट ऑन द कंप्लेंट अंडर PIDP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर डी। Which of the following commission had recommended for the first time the formation of the institution of लोकपाल एंड लोकायुक्त? और आपको याद भी होगा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट एआरसी वो पहला कमीशन था जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन को फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडिंग चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल? कि जो हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबर इनमें से कौन नहीं होते? प्राइम मिनिस्टर, वो तो उसके हेड होते हैं। कैग ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस नॉमिनी। तो आपने पढ़ा था कि कैग ऑफ इंडिया उसमें मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द लोकपाल चेयरपर्सन विल बी सेम एज दोज फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर ए। तो ये तो दोस्तों आज के 5 क्वेश्चन और स्थापना का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ नई चीज़ समझी होगी, जानी होगी, जिसको आप यूटिलाइज करेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।